हाँ तो मेरे दोस्तों, मैं हर्ष पांडे सर वंदे मातरम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन आंकड़ों के विश्लेषण और व्याख्या से संबंधित चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट सेक्शन आपके पाई चार्ट के रूप में होगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पाई चार्ट चाहे आपका यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पेट हो, या फिर यूपी टेट हो, या अन्य एसएससी के एग्जामिनेशन हो, हर जगह आपके पाई चार्ट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए स्टेप बाय स्टेप हर प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करें हम लोग, और एकदम बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप, मतलब बेसिक लेवल से स्टार्ट करके जितने उसके एडवांस तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पर, ऐसे बोर्ड पर सॉल्व करेंगे और साथ साथ पढ़ते जाएंगे। तो आप सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए और वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, फिर चलिए। तो हम आज आपके सबसे पहले हम बात करें, देखें जो डीआई के क्वेश्चन है बेटा, जो डीआई के क्वेश्चन है, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन है, वो 3 जगहों से पूछे जाते हैं, 3 रूपों में पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना बेटा, तो हम लोग सबसे पहले ये देखें डीआई के क्वेश्चंस की बात करें हम लोग यहां से। तो खास करके जो डीआई के क्वेश्चंस हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन की बात करें, तो ये कहां से पूछे जा रहे हैं। तो देखें, ये वास्तव में सांख्यिकी का एक सेक्शन है। किसका सेक्शन है? सांख्यिकी का एक सेक्शन है। और सांख्यिकी के जो बेसिक चीजें हैं या उसके जो लॉजिकल चीजें हैं उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यह वास्तव में देखा जाए तो सांख्यिकी का ही एक सेक्शन है। लेकिन इसके सांख्यिकी के नियम बहुत ज्यादा सॉल्यूशन पर अप्लाई नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग यहां पर देखें कि जो आपके डाटे दिए जा रहे हैं, तो डाटे कितने प्रकार के होंगे डीआई के अंतर्गत। तो हम बात करें, सबसे पहले देखा जाए तो ये आपके पाई चार्ट से संबंधित आएंगे। पहला हम लोग देखें, यहां पर पाई चार्ट से संबंधित है बेटा। ठीक है, पाई चार्ट कहा जाए यहां से। फिर देखें, यहां पर दंड चार्ट से संबंधित है, दंड चार्ट से संबंधित आंकड़े हैं आपके। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहां पर आते हैं तो ये ग्राफ वाले आते हैं, ग्राफ से संबंधित आंकड़े हैं। और उसके बाद सारणी वालों की बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इतने डीआई के सेक्शन में हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग करते हैं क्या, आपका पाई चार्ट से ही आज शुरुआत करेंगे। और डीआई के ये क्वेश्चन, ये क्या है आपका, बार चार्ट है, ग्राफ है और सारणी है। ठीक है, तो जो आंकड़े दिए जाएंगे इन रूपों में ही वो प्रस्तुत किए जाते हैं। और जब वो प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसके आधार पर कुछ सॉल्यूशन हमको सॉल्व करने होते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग एक एक करके पहले समझें, उसकी बेसिक चीजें पढ़ें और उसी इनिशियल स्टेज पर ध्यान रखें। या इसमें बहुत ज्यादा सांख्यिकी का यूज नहीं है, यूज किसका है, गणित का ही है। हाँ, सांख्यिकी का मैटर ये जरूर है। तो हम लोग इसको किस तरीके से समझे, एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग आज पाई चार्ट से ही कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए पाई चार्ट पर हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न किस तरीके से आएंगे। तो हम बात करें सबसे पहले पाई चार्ट से, यहाँ पर मतलब यहाँ पर ये है कि जब कोई भी आंकड़ा या कोई भी संख्यात्मक आंकड़ा, सांख्यिकी आंकड़ा, जब किसी वृत्त चित्र के अंतर्गत, वृत्त के अंतर्गत उसके हिस्सों के रूप में प्रदर्शित किया जाए, तो वह आंकड़ा ही आपका पाई चार्ट का आंकड़ा कहलाता है, या प्रदर्शन उसका जो होता है वह आपका पाई चार्ट का प्रदर्शन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, यह 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। तो पाई चार्ट में हम लोग सबसे पहले ये देखें बेटा, ठीक है, कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें। मैंने कहा था आपसे कि जैसे ही आप इसमें जाएंगे तो आप देखेंगे कंडीशन ये है बेटा यहाँ पर कि जब भी यहाँ हम देखें तो पूरा का पूरा ये आंकड़ा जो है आपके सर्किल के अंतर्गत ही प्रदर्शित किया जाएगा। किसके अंतर्गत प्रदर्शित किया जाएगा? सर सर्किल के अंतर्गत ही प्रदर्शित होगा। अब सपोज कर लिया जाए कि ये कोई सर्किल है हमारा, और इस सर्किल के अंतर्गत आंकड़े हमारे प्रस्तुत किए जाएं। तो इसमें होता ये है बेटा, देखें कि ये रिप्रेजेंटेशन आपका 3 टाइप का होगा। 3 टाइप का क्या होगा? यह जो पाई चार्ट बनेगा, या तो बेटा क्या होगा, एंगल के आधार पर बनेगा, एंगल के आधार पर बनेगा ये, या फिर क्या होगा कि परसेंटेज के आधार पर। किसके आधार पर होगा? ये जो बेस्ट होगा बेटा, ये होगा या तो एंगल के आधार पर बनेगा,
या फिर परसेंटेज के आधार पर बनेगा, या फिर क्या है वह मूल्यों के आधार पर बनेगा। ठीक है ना। मूल्य का मतलब ये है, हम बात करें संख्यात्मक मूल्य की बात करते हैं, यहाँ पर ये संख्यात्मक मूल्य की बात करते हैं। ठीक है। तो हम बात करें या तो ये पूरा का पूरा पाई चार्ट क्या होगा, एंगल के आधार पर बना होगा, या फिर परसेंटेज के आधार पर बना होगा, या फिर क्या होगा ये मूल्यों के आधार पर बना होगा। जैसे हम बात करें यहां पर देखें तो शुरुआत हम लोग मूल्यों से ही करते हैं। यहां पर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और एक एक करके सारी चीजों की बात करेंगे। ठीक है ना। यहां पर देखें, यहां पर जब भी आंकड़े दिया जाएगा तो उस कंडीशन में मैंने क्या कहा कि यहां पर कंडीशन ये आएगी कि पूरे आंकड़े में कुछ जो मदें होती हैं उन मदों को विभिन्न कोणों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया होगा। ठीक है ना। जैसे हम बात करें, सपोज कर लिया जाए कि एक लड़का चार अलग अलग विषयों में क्या है वो नंबर पाता है और उसके प्राप्तांकों को किसी एक वृत्त चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखें यहाँ पर क्या है, सपोज कर लिया जाए कि उसके पास क्या है, इस तरीके से आंकड़े इसके अंतर्गत जब प्रदर्शित किए गए होंगे बेटा, तो चार उसके विषय हो गए ए, बी, सी और डी, और उन आंकड़ों को जो प्रदर्शित किया जाता है तो इस तरीके से कुछ आकृति बनती है, इस तरीके से आकृति बनती है। ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो दिया गया है मूल्य है उनका, यह 120 डिग्री हो गया। ठीक है। यहां पर देखें ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है। ये 100 डिग्री हो गया आपका। ठीक है ना। और ये 80 डिग्री। टोटल मिलाकर के जो वैल्यू होगी, जानते हैं केंद्र पर कोण कितना बनेगा, अधिकतम 360 अंश का ही बनता है। कितना बनता है, 360 अंश का बनता है। या इसके अंदर जो कुछ भी दिया गया होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 100% बोलेंगे। ध्यान रखेंगे, क्या बोलेंगे, 100% बोलेंगे। यानी जब भी डाटा दिया गया होगा तो डाटा के सभी आंकड़ों को जब भी किसी वृत्त चित्र के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाए एंगल के आधार पर, तो पूरा एंगल कितना होगा, टोटल 360 डिग्री हो जाएगा। यहां पर कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। या प्रतिशत में जब परिवर्तित किया जाएगा ये पूरा का पूरा क्या होगा आपका, 100% हो जाएगा। क्लियर है आपका। तो दो कंडीशन यहां पर होगी, जब एंगल के आधार पर दिया जाएगा तो पूरे कोणों का योग कितना होगा, 360 अंश। अब जिस का कोण ज्यादा होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। इसका मतलब यह है कि पूरे समग्र का उसका हिस्सा, समग्र में उसका हिस्सा क्या होगा, ज्यादा होगा, और जिसका एंगल कम दिखाई देता है उसका हिस्सा कम होगा। यानी हम बात करें यहां पर तो जो ये क्षेत्र आवंटित किए जाते हैं वह उनके मूल्यों के आधार पर, यानी संपूर्ण में उनकी हिस्सेदारी कितनी होती है उसी के आधार पर उनको यहां पर स्थान दिया जाता है, जो स्पेस दिया जाएगा। ठीक है ना। अब हम धीरे धीरे एक एक करके चीजों को देखें। तो जब यहां पर दिया जाएगा तो टोटल कितना होगा, 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री, 360 डिग्री की बात करेंगे यहां पर। यानी वृत्त के केंद्र की बात करें तो वृत्त के केंद्र पर, है ना, वृत्त के केंद्र पर कुल कोण कितना होगा, वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण केंद्र जो होगा, केंद्र पर संपूर्ण कोण का मान कितना होगा, संपूर्ण कोण बराबर हो जाएगा बेटा, संपूर्ण कोण बराबर हो जाएगा 360 अंश। कितना होगा, तो कहेंगे ये 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां तक तो आपका ठीक है, क्लियर है। या फिर जब प्रतिशत की बात की जाएगी तो कुल प्रतिशत कितना होगा यहां पर, तो कुल प्रतिशत आपका कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है। और यही जब, है ना, वृत्त के अंदर प्रतिशत के रूप में मदों को प्रदर्शित किया जाए तो सभी का योगफल कितना होगा, सभी का योग जो होगा वो बेटा कितना होगा आपका, 100% होगा। कितना होगा, 100% हो जाएगा। ठीक है ना। हम बात करें एक ही मद को दोनों के आधार पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है। दोनों के आधार पर प्रदर्शित किया जाएगा। जब कोण के आधार पर प्रदर्शित करेंगे तो कुल कोणों का योगफल कितना होगा, 360 अंश होगा,
और प्रतिशत के आधार पर जब परिवर्तित करेंगे तो बदलेंगे तो यहाँ पर पूरे कोण का योग कितना हो जाएगा, तो वो कहेंगे कि वो हमेशा 360 है ना, 360 डिग्री हो गया, ये परसेंटेज के रूप में 100% हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करें डाटा हमारा एक ही होगा, चाहे हम कोण के आधार पर प्रदर्शित करें या प्रतिशत के आधार पर प्रदर्शित करें, दोनों का मतलब हमारा एक ही होगा। बस केवल क्या है, यहां पर अलग अलग क्या है, वैल्यू दिखाई देगी, यहां पर कोण दिखाई देगा, यहां पर प्रतिशत दिखाई देगा। डाटा हमारा एक ही हो सकता है, प्रदर्शन का तरीका भले अलग अलग हो जाए। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि ध्यान रखेंगे कि यहां पर हम 100% को क्या करेंगे, 100% को बेटा हम ये मान सकते हैं कि वो 360 डिग्री है, तो हम कहेंगे 360 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कहेंगे 360 इक्वल टू हो गया 100%। क्लियर है आपका, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे कि 100% बटा 360 हो जाएगा। क्लियर है आपका, यहां से इसलिए वैल्यू आप निकालते जाइए, तो कहेंगे ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 कितना हो जाएगा, वो 18, यानी वैल्यू हो जाएगी 5/18%। क्लियर है आपका, तो हम कहेंगे 1 डिग्री बराबर 5/18%। इसकी आवश्यकता हमें क्या पड़ेगी, जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां वहां कन्वर्जन के लिए हम लोग इसका यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, यहां पर जब प्रतिशत के रूप में हम बदलेंगे तो जानते हैं कि 100% बराबर क्या होगा, यहां पर कहेंगे 360 डिग्री होता है बेटा, और यहां पर 1% की वैल्यू निकालनी होगी, तो 360 डिग्री बटा क्या कर सकते हैं, 100% कहा जा सकता हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा ये, तो 3.6 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप इन दो चीजों को तो कम से कम नोट करेंगे, 1% इक्वल टू 3.6 डिग्री। ठीक है, और फिर 1 डिग्री इक्वल टू 5/18%, यानी ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू 5/18%। ठीक है, तो ये दो चीजें रहेंगी हमारी, आगे के लिए क्या है, यूज किया जाएगा। ठीक है, अब तीसरी चीज आपको बता दें, तीसरी चीज यहां पर यह है कि जब मदें आपकी दी गई होंगी, मदें आपकी दी गई होंगी, तो हर मद का एंगल निकालना होगा, तो एंगल भी निकाल सकते हैं, और यदि क्या है उनका प्रतिशत निकालना होगा तो उसका प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करें आपके, देखिए यहां पर हम बात करें तो थोड़ा सा आप देख लीजिए, एक प्रश्न को हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझने का प्रयास करते हैं कि यहां पर क्या है, सपोज कर लीजिए कि किसी एक छात्र के यहां पर 5 विषयों में A B C D और E, ठीक है, A B C D और E, इन 5 विषयों के प्राप्तांकों को पाई चार्ट के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है। ठीक है ना, और सबका मूल्य यहाँ पर अलग अलग दिया गया। ठीक है ना, ध्यान रखें, यहां से हम लोग बात करें, यह A है, ये B है, C है, D है और E 5 दिखाई देता है। ठीक है ना, हम देखें कि वह A विषय में यहाँ पर पाता है 120 मार्क्स पाता है। ठीक है, यहाँ पर वो 80 मार्क पाता है, यहाँ पर ये 50 मार्क पाता है बेटा, यहाँ पर ये 25 मार्क्स पाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये 35 मार्क्स पाता है। क्लियर है आपका, तो इस तरीके से प्राप्तांक आपके अलग अलग दे दिए गए हैं। ठीक है ना, A B C D और E की बात करें, ठीक है ना आपका, तो हम देखेंगे यहाँ पर ये टोटल प्राप्तांक क्या है, हम लोग इस तरीके से देख लिया कि ये टोटल प्राप्तांक कितना हो गया, जोड़ेंगे यहाँ पर, तो टोटल प्राप्तांक कितना हो गया आपका, टोटल जो उसका प्राप्तांक है बेटा वह है सभी का योगफल 120 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 25 और प्लस क्या है 35। ठीक है, तो हम जोड़ लें 120 और 80 कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर के 50 25 75। ठीक है, तो ये 100 है ना, 275 ये हो गया बेटा, और 275 में 35 हम लोग जोड़ लें, 275 और 5 कितना हो गया 280 और 30 कितना हो गया आपका 310। ठीक है, ये 310 नंबर क्या है टोटल पाता है। तो 310 नंबर में सबका अलग अलग देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, हम ये मान लिया कि ये A है, B है, C है, D है और फिर क्या हो गया E हो गया। ठीक है, तो सबका एंगल भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या देखेंगे, यानी 310 मार्क्स बराबर क्या होगा, यदि हम एंगल की बात करें 1 से निकाल लिया जाए कि यहाँ पर हम सोचेंगे 310 मार्क्स बराबर कितना होगा बेटा, कहेंगे 360 डिग्री। क्लियर है आपका, तो 1 मार्क्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 मार्क्स बराबर 360 डिग्री और बटा कितना हो गया 310 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबकी वैल्यू हमको निकालनी होगी, तो इजीली हम लोग निकालते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो कहेगा 120 मार्क्स बराबर कितना होगा, कहेंगे 360 डिग्री। ठीक है, बटा 120
सॉरी 360 डिग्री और बटा 310 गुणे 120। क्लियर है आपका। तो यहां से क्या करेंगे, हर मद का जो चाहेंगे हम लोग तो वहां पर कोण निकाल सकते हैं, केंद्रीय कोण। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर मैंने क्या बताया, देखिए यहां पर 360 बटा क्या है, संपूर्ण मद बटा क्या है, वह मद आपकी दिखाई दे रही है जिसका आप एंगल निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां से धीरे धीरे क्या है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को हम लोग समझते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है, अब इसी को प्रतिशत में बदलना होगा तो हम देखेंगे कि 120 यार टोटल का कितना प्रतिशत है, ठीक है, 35 टोटल का कितना प्रतिशत है। तो इस तरीके से सारी चीजों को हम लोग समझते चले जाएंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या है, हम लोग एंगल समझ सकते हैं, ठीक है। आप पूछेंगे ई का परसेंटेज कितना है या ए का परसेंटेज कितना है, तो ए का प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, 120 बटा 310 गुणे क्या करेंगे 100 के आसपास, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा मेथड आपका होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम हर जगह निकाल सकते हैं किसी एक मद का केंद्रीय कोण कितना होगा, तो कहेंगे मद का मूल्य बटा टोटल मूल्य, ठीक है ना, मद का मूल्य बटा टोटल मूल्य गुणे 360 डिग्री। क्लियर है आपका। तो एक मद कोई भी होगी तो हम कहेंगे एक मद का मूल्य बटा टोटल मूल्य गुणे 360 करेंगे तो वहां वैल्यू निकल जाएगी और उसको 100% के आधार पर भी आप वैल्यू उसकी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां से हम प्रश्नों को एक एक करके समझेंगे किस तरीके से आता है। आते हम लोग सबसे पहले क्या है, इस पहले प्रश्न पर आएंगे और पहले प्रश्न देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझेंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत हम लोग पहले प्रश्न के साथ कर रहे हैं और पहला प्रश्न आपके सामने यही है, ठीक है। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए यहां दिया गया पाई चार्ट किसी गांव के भूमि वितरण को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इस प्रश्न के अंतर्गत क्या है, एक गांव की जो टोटल जमीन है उसके बंटवारे को, उसको प्रदर्शन को पाई चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कह रहे हैं कि इस पूरे चार्ट का अध्ययन करिए, यानी उसके भूमि वितरण का अध्ययन करिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन इसके साथ आपके सामने है। अब देखा जाए यहां पर कह रहे सड़कों के भूमि में आई हुई, ठीक है, सड़कों के भूमि में आई बसी हुई भूमि की कितनी प्रतिशत है, ठीक है। तो कह रहे सड़कों के उपयोग में जो भूमि आई हुई है वह भूमि बसावट की भूमि का कितना प्रतिशत है। तो एकदम इजीली निकालेंगे बेटा। देखिए यहां पर मैंने क्या बताया, देखिए कह रहा है कि यही आपका फिगर है, यहां पर देख रहा है कि ये क्या है आपका 120 डिग्री दिया गया है बेटा, 120 डिग्री है, ठीक है ना। तो 120 डिग्री ये दिया गया है। यहां हम बात करें कि आखिर पहले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, कह क्या रहा है यहां पर यही तो पूछा गया, ठीक है, कि जो सड़क की भूमि है, सड़क की जो भूमि है, सड़क की भूमि, ठीक है, कह रहे हैं कि जो बसावट है आपकी, बसावट की भूमि का कितना प्रतिशत है, यही तो मामला है आपका ना, ठीक है। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे यहां पर, कह रहे हैं कि सड़कों के उपयोग में जो भूमि आई हुई है वह बसी हुई भूमि का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो हम बसी हुई भूमि का कितना प्रतिशत, तो बसी हुई भूमि हम लोग भी यहां पर देख लेते हैं बेटा कितना दिया गया है। तो कहते हैं कि बसी हुई भूमि कितनी है यहां पर, ठीक है, सड़क के उपयोग में कितना है 120 डिग्री, यहां पर 20 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर उसका प्रदर्शन बेटा नहीं किया गया है, इसको थोड़ा सा मैं आपके डाटे से मैच करा करके फिर आपको बता रहा हूं किस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, जो बसी हुई भूमि है वह बेटा कितनी है, तो कह रहे बसी हुई भूमि क्या है आपके 60 डिग्री, ये बसावट की भूमि है, ये क्या है आपका, ये बसावट की भूमि है, मैं आपको लिख दिया आपका, ठीक है, यह बसी हुई भूमि है। अब बसी भूमि हम लोग यहां पर नोट करेंगे, ठीक है, ये बसी हुई भूमि 20 डिग्री जो दिया हुआ है बेटा, वह 20 डिग्री क्या है आपका, सड़कों के उपयोग की भूमि है। ये क्या है, सड़क के उपयोग की भूमि है, यह सड़क के लिए है, ठीक है ना, ये सड़क के लिए ये यूज की गई है, ठीक है। यहां पर जो दिया गया है, ठीक है, यह बंजर भूमि है, कौन है, ये जो दी गई है आपकी 120 डिग्री, वो क्या है आपकी बंजर भूमि है, ठीक है, ये बंजर भूमि है। ये जो आपका दिया गया है, ठीक है, ये कृषि भूमि है, ये आपकी कृषि भूमि है, 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री आपकी ये तर भूमि, इसको हम लोग कहते हैं तर भूमि। तर भूमि समझते हैं क्या होता है ना, तर भूमि का मतलब होता है तरी की भूमि, यानी जहां पर पानी लगा होता है, ठीक है।
ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई। अब पूछ क्या रहा है बेटा, कह रहा है कि सड़क की भूमि, बसी हुई भूमि यानी बसावट की भूमि का कितना परसेंटेज है। यानी देखिए यहां पर सड़क की भूमि दी गई है तो उसका क्या है, केंद्रीय कोण कितना दिया गया है। तो सड़क की भूमि का केंद्रीय कोण बेटा कितना है, सड़क की भूमि पूछ रहा है कि बसी हुई भूमि का कितना प्रतिशत है, बसी भूमि का कितना प्रतिशत है, ठीक है, भूमि का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो अब देखिए ऐसे प्रश्नों को जब भी आपको हल करना होगा तो आप डायरेक्ट क्या है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि हमें ये निकालना है। देखिए दो तरीका हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20 डिग्री दिया हुआ है, करे कि 60 डिग्री का कितना प्रतिशत है, 20 डिग्री 60 डिग्री का कितना प्रतिशत है। तो सिंपली निकालेंगे 20 डिग्री 60 डिग्री का कितना प्रतिशत, यही है ना आपका। तो 20 डिग्री देखेंगे बेटा 60 डिग्री का कितना प्रतिशत है, डायरेक्ट वैल्यू निकालोगे और गुणे 100 करोगे, आराम से उत्तर निकल जाएगा। 20 3 60, वैल्यू कितनी आ रही है, 100/3 का मतलब हुआ 33 सही 1/3%। क्लियर है आपका। तो इजिली आप प्रश्न को कर जाएंगे, बहुत ही क्या है टफ मामला नहीं है। तो हम लोग शुरुआत यहीं से करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया था, आपने देखा कि सड़कों के उपयोग में आई हुई भूमि का केंद्रीय कोण कितना है बेटा, कहेंगे सर इसका 20 डिग्री है, और बसी हुई भूमि का केंद्रीय कोण कितना है, तो ये उनका केंद्रीय कोण कितना है बेटा, ठीक है, यह 60 डिग्री है। तो सिंपलीफाई हम लोगों ने कर लेगा कि 20 डिग्री बेटा 60 डिग्री का कितना प्रतिशत है, सिंपल मामला यही है, ठीक है ना। तो आप करेंगे 20 डिग्री 60 डिग्री का कितना प्रतिशत है, कहेंगे 20/60 गुणे कितना हुआ 100, सिंप्लीफाई करेंगे 20 3 60, 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3%। सही है, फटाफट उत्तर निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ा जाए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने होगा, फटाफट यही विकल्प नंबर सी रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, बताइए कि अगला क्वेश्चन जो बता रहा है कि यदि गांव का कुल क्षेत्रफल 7200 एकड़ है, कितना है 7200 एकड़ है, तो कह रहा है कि तो तर भूमि का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए तर भूमि का क्षेत्रफल कितना है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कुल गांव का क्षेत्रफल कितना है 7200 है, और तर भूमि का क्षेत्रफल कितना है। तो तर भूमि का आप केंद्रीय कोण सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। तर भूमि का केंद्रीय कोण कैसे देखेंगे, फटाफट क्या है यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो तर भूमि का केंद्रीय कोण कितना है, तो कहेंगे 70 डिग्री है। क्लियर है आपका। तो जब 70 डिग्री है तो आप आराम से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी आराम से वैल्यू निकालते चले जाएंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ पर 7200 डिग्री हम जानते हैं, देखिए ठीक है, इसका 70 डिग्री दिया हुआ है, किसका, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो तर भूमि है उसका केंद्रीय कोण कितना है, कहेंगे तर भूमि जो है उसका केंद्रीय कोण 70 डिग्री दिया गया है। तो हम जानते हैं यहाँ पर टोटल भूमि यानी 7200 बराबर कितना हो जाएगा, 7200 एकड़ पूरी भूमि है आपके पूरे गांव की, और इसको 360 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो 1 एकड़ का ना आपका ध्यान रखेंगे यहाँ पर, तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम कहेंगे 7200 एकड़ यानी 360 डिग्री बराबर 7200 एकड़ है बेटा। तो आप 1 डिग्री की वैल्यू नहीं निकाल सकते, निकल जाएगा, कितना होगा, कहेंगे सर 7200 को आप सीधे 360 से भाग दे दीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 36 दूना 72 20 हो जाएगा। तो 70 एकड़ की वैल्यू 70 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 70 गुणे 20 कर दीजिए, वैल्यू कितनी हो जाएगी 1400 एकड़ आ जाएगा, ठीक है ना। एकदम आसानी से निकालेंगे, कहीं कोई समस्या। सबसे पहले क्या करेंगे, कह रहा है कि तर भूमि का केंद्रीय कोण कितना है, 70 डिग्री देखा आपने। हम जानते हैं कि 7200 एकड़ की पूरी भूमि है जिसको पूरे वृत्त चित्र में फैलाया गया है, ठीक है। और पूरे वृत्त चित्र में जब तर भूमि की बात करते हैं तो देखते हैं कि उनका केंद्रीय कोण कितना है, 70 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि पूरा केंद्रीय कोण कितना होगा 360 डिग्री, 360 डिग्री बराबर 7200, तो 1 डिग्री बराबर 7200/360, तो 70 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 70 गुणे 20 की बात करेंगे, वैल्यू कितनी आ गई 1400 एकड़ आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। तो अगला क्वेश्चन भी कह रहे हैं कि कुल भूमि का कितना प्रतिशत, कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के उपयोग में लाया गया है, कृषि के उपयोग में लाया गया है। तो देखिए कृषि के उपयोग में जो भूमि लाई गई है उसका केंद्रीय कोण है बेटा कितना, 90 डिग्री। कृषि भूमि का केंद्रीय कोण कितना है, 90 डिग्री के बराबर है। तो कह रहे कि 90 डिग्री दिया गया है, ज्ञात कीजिए कि वह कुल भूमि का कितना प्रतिशत है। तो देखिए एकदम क्या है, आप सिंप्लीफाई करेंगे हमेशा,
90 डिग्री इक्वल टू हमेशा 25% होगा, आप याद कर लीजिएगा। 90 डिग्री बराबर क्या हो गया 25%। 180 अंश बराबर क्या होगा यहाँ पर, तो कहेंगे 180 अंश बराबर 50%। ठीक है, क्लियर है आपका। वैसे 270% बराबर 270 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर ये 75% हो जाएगा। ठीक है, 75% हो जाएगा। और यदि 360 डिग्री की बात करता है तो जानते हैं कितना होता है, 360 डिग्री बराबर 100% होता है। कोई बात नहीं, ठीक है ना आपका। यदि 45 डिग्री का मूल्य पूछेगा कितना परसेंट है, तो कहेंगे ये वैल्यू कितनी होती है, कहेंगे सर 12.5% होती है। ठीक है ना, एकदम सिंप्लीफाई करते जाएंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो एकदम जुबानी याद होना चाहिए। ठीक है, और नहीं कहीं भी समस्या आती है तो कैसे करेंगे, देखें हम कहेंगे बेटा देखिए 360 डिग्री बराबर कितना होता है, कहेंगे सर 100% होता है, राइट। 360 डिग्री बराबर 100%, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री बराबर कहेंगे कि 100% बटा 360 हो जाएगा। क्लियर है, कोई समस्या इसमें नहीं है ना आपका। उसी तरीके से कहेगा यहाँ पर 90 डिग्री बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे देखिए 100 बटा 360 हो ही गया, गुणे इसका 90 टाइम्स कर दीजिए, तो 90 चौका 360, 4 से भाग देंगे कितना आएगा 25, वैल्यू तो 25% आपकी हो ही जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सब चीजें क्या ध्यान रखे रहेंगे। ठीक है ना, अब डिग्री को परसेंटेज में चेंज करने के लिए भी मैंने बताया था किस तरीके से आप चेंज करेंगे। ठीक है ना, तो यदि कुछ नहीं आपको मालूम रहता तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया था आपका कि 1 डिग्री बराबर कितना परसेंट होता है, याद है तो आप बताइए। ठीक है ना, मैंने बताया था आपको, ठीक है 5/18% बताया था आपको, 5/18%। ठीक है, तो आप बताइए 1 डिग्री बराबर जब इतना है बेटा, तो 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 90 गुणे 5/18, सिंप्लीफाई कर दीजिए इतना परसेंट होगा, 18 5 90, वैल्यू कितनी हो जाएगी 25% निकल जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आप निकालेंगे, कहीं बहुत ज्यादा इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है और अजीबोगरीब चीज नहीं है, एकदम शानदार तरीके से स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को आप कर जाएंगे। ठीक है ना, एकदम मजेदार चीज है। और फिर इसको हम इसका लुत्फ उठाइए, थोड़ा सा इससे अलग रहेगा। ठीक है, कह रहा है कि बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात कितना है, बंजर भूमि का कृषि भूमि से अनुपात कितना है। तो आपने देखा अभी क्या है, इधर बंजर भूमि में कितना है 120 डिग्री दिया है, 120 डिग्री दिया है। ठीक है, और जो कृषि भूमि है वो कितनी दी गई बेटा, ये कृषि भूमि आपकी 90 डिग्री दी गई है। तो पूछ रहा है कि दोनों भूमियों में अनुपात क्या है, तो भूमि का हमें क्या करना है, दोनों की भूमि का अनुपात निश्चित रूप से ये जो कोण दिया गया है बेटा, तो जो उनको क्षेत्र दिया गया है वो अनुपातिक आधार पर ही है, जिसका अनुपात ज्यादा है उसका क्षेत्र बड़ा है, जिसका अनुपात छोटा है उसका क्षेत्र छोटा है। ठीक है, तो दोनों में हम लोग अनुपात निकाल लेंगे। तो ये क्या है आपका 120 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये बंजर भूमि है बेटा, और ये क्या है आपका, ठीक है ये कृषि भूमि है। दोनों में हम लोग निकाल लिया अनुपात, तो कहेंगे सर 120 और 90 की रेशियो निकालिए, कहेंगे 30 चौका 120 और 30 तिहाई 90, 4:3 की रेशियो आएगी। ठीक है, तो 4:3 की रेशियो क्या होगी हमारी, ए पर आ जाएगी। क्लियर है आपका, सही है। तो यहां तक तो आपका ठीक है, इससे आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ जाइए। ठीक है ना, चलिए हम बात करते हैं यहां पर अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पर ये कह रहा है कि है ना 18,000 रुपये मासिक वाले किसी व्यक्ति का मासिक प्लान है ना, मासिक बजट प्लान निम्नलिखित वृत्त चित्र में प्रदर्शित किया गया है। यानी वो जितना कमाता है बेटा, उसकी कमाई को हम इस वृत्त चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उस कह रहे कि वृत्त चित्र का अध्ययन करिए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्या है, कह रहा है कि भोजन पर जो खर्च करता है उसका केंद्रीय कोण कितना है, 105 डिग्री है। किराए पर कितना करता है, 70 डिग्री है। शिक्षा पर जो खर्च करता है उसका केंद्रीय कोण 65 डिग्री है। बचत वो 80 डिग्री के बराबर करता है और विविध खर्च उसका 40 डिग्री के बराबर है। राइट, तो इतना तरीका उसका दिया हुआ। ठीक है, अब हम लोग यहां से अगले प्रश्न की तरफ यदि आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें तो देखिए आगे हम लोग क्या लिखा गया कि शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना अधिक है। शिक्षा पर मासिक व्यय जो है
किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, करे कितना कम दिया गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ये काम है कि देख लें कि शिक्षा पर जो मासिक व्यय है किराए पर मासिक व्यय से कितना डिग्री अधिक है या कितना डिग्री कम है, ठीक है। तो हम लोग चलें अपने, सबसे पहले क्या है, ठीक है, शिक्षा पर और मासिक व्यय के चार्ट को देख लें। यहाँ पर क्या दिया गया है, शिक्षा पर व्यय, ठीक है। अब देखिए शिक्षा पर कितना व्यय करता है, तो कहता है शिक्षा पर जो व्यय है बेटा वह उसका केंद्रीय कोण 65 डिग्री है, ठीक है, क्लियर है आपका। और किराए पर कितना व्यय करता है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो व्यय करता है किराए पर उसका केंद्रीय कोण 70 डिग्री है, ठीक है। तो दोनों कोण में डिफरेंस कितने का है, तो हम ये जानते हैं किराए पर जो व्यय है इससे कितना अधिक है, तो कहेंगे 5 डिग्री अधिक है, क्लियर है ना आपका। कितना डिग्री अधिक है, तो 5 डिग्री अधिक है। तो हम कोण के आधार पर कहें तो किराए का व्यय शिक्षा के व्यय से कितना अधिक है, 5 डिग्री अधिक है, क्लियर है आपका, कोण के आधार पर। लेकिन मूल्य के आधार पर पूछा गया, ठीक है ना। कह रहा है कि उसका मासिक व्यय कितना है, मासिक आय कितना है, 18,000 रुपया है बेटा, 18,000 रुपया है, ठीक है। अब हम जानते हैं यहाँ पर 18,000 रुपये को इसी में प्रदर्शित किया गया है, तो जानते हैं 360 डिग्री बराबर क्या है आपका 18,000 है बेटा। तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है आपका, 18,000 है, तो ये हो गया 18,000 रुपया उसका, 18,000, ठीक है। अब देखिए यहां से, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 18,000 का 360 से भाग दे दीजिए, क्लियर है आपका। अब यहां पर पूछ रहा है कि 5 डिग्री का मूल्य कितना होगा, तो सीधे निकाल लीजिए 18,000 बटा 360 गुणे 5 से गुना कर दिया जाए, हो जाएगा आपका। आप सिंप्लीफाई कर जाओगे यहां से, ठीक है। चलिए 0 से 0 कटा लिया जाए, यहाँ पर 18 दूना 36 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 1 और 0 0 हो गया, फिर 2 से कटाओगे कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 50 होगा, 50 पचे कितना होगा, ठीक है 250, ठीक है। यहाँ से तो हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें होगी तो बताएंगे, ठीक है ना, हो जाएगा आपका। यानी हम बात करें बेटा यहाँ से तो इजिली वैल्यू हमारे सामने आ रही है कि 250 रुपया वो एक्स्ट्रा है, तो इजिली आप उत्तर बता सकते हो, इजिली आप उत्तर उसको बता सकते हैं। एक बार चेक कर लेंगे, 360 डिग्री बराबर 18,000, क्लियर है, 1 0 से 1 0 आपका कैंसिल हो गया यहाँ पर, 18 दूना 36, ठीक है, हो जाएगा यहाँ से। चलिए अगला देखिए, फटाफट उत्तर निकल जाएगा। तो आपने फटाफट यहां से उत्तर निकाल लिया, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई 250 रुपये, क्लियर है। यहाँ पर कितना कम अधिक है बेटा, करे कि 250 रुपया कम है, फटाफट निकाल लिया, ठीक है ना। दोनों के बीच का डिफरेंस आपने निकाल लिया, ये कितना आ गया 250 के बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला कह रहा है किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों पर किए गए व्यय से कितना अधिक है। एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, किराए पर व्यय का केंद्रीय कोण देखेंगे, किराए पर व्यय का केंद्रीय कोण कह रहा है कि विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक है। तो किराए पर व्यय की बात करते हैं बेटा, तो देखिए यहां हम यदि थोड़ा सा चलें तो कह रहे किराए पर व्यय विविध व्यय का, तो देखेंगे सबसे पहला काम क्या है कि उनका केंद्रीय कोण कितना अधिक है, उसी के आधार पर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट क्या है, पहले केंद्रीय कोण की तरफ हम लोग बढ़ जाएं। यहाँ पर केंद्रीय कोण की तरफ बढ़े तो किराए पर जो व्यय दिया गया है केंद्रीय कोण का है ना, विविध पर व्यय कितना है, तो कहेंगे सर 40 डिग्री है, ठीक है ना। और किराए पर व्यय कितना है आपका 70 डिग्री है, तो 70 और 40 की रेशियो है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट क्या है, आगे बढ़ जाइए, देखिए ठीक है, हम लोग आगे करें यहां से किराए पर व्यय कितना है, तो इसका केंद्रीय कोण कितना है, बोलो बोलो बेटा, इसका 70 डिग्री है, कितना है। और यहां पर विविध का व्यय कितना है बेटा, कहेंगे सर इसका 40 डिग्री है ना आपको। तो आप देखेंगे 70 डिग्री 40 डिग्री से कितना अधिक है, तो कहेंगे सर 70 डिग्री 40 डिग्री से कितना अधिक है, तो देखेंगे 30 डिग्री अधिक है, ठीक है। किससे अधिक है, तो 40 से अधिक है। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, परसेंटेज में निकाल लीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। आप कटाइए कितना होगा, तो यहां से 0 से 0 कटाइए, 4 से कटाओगे कितना हो जाएगा, बोलो यहाँ पर 25 और 25 तिहाई 75, वैल्यू कितनी आई 75%, ठीक है। तो आराम से वैल्यू आप निकालते जाएंगे, कहीं भी समस्या नहीं है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए।
अगले क्वेश्चन पर चलिए। कह रहे हैं कि विविध पर मासिक व्यय रुपयों में ज्ञात करें। विविध पर मासिक व्यय रुपयों में ज्ञात करें, कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि विविध पर जो व्यय है बेटा, विविध पर जो व्यय है, ठीक है, विविध पर व्यय का केंद्रीय कोण कितना है? 40 डिग्री है। कितना है? का केंद्रीय कोण कितना है बेटा? तो आप कहेंगे केंद्रीय कोण 40 डिग्री के बराबर है। सही है। अब हम कहें आपसे कि वैल्यू देखें तो टोटल कुल व्यय कितना है बेटा? कहेंगे कि सर कुल उसकी जो मासिक आय है, वह मासिक आय कितनी है? तो दी गई है बेटा, वह है आपका 18,000। ठीक है, तो अब इसी 18,000 रुपए के आधार पर उसकी वैल्यू निकाल लोगे। कितना हो जाएगा? हम जानते हैं 360 डिग्री बराबर कितना है? 18,000। ठीक है, 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 18,000 बटा कितना हो गया आपका? 360। ठीक है, और 40 डिग्री की वैल्यू निकाल लोगे तो 40 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 18,000 बटा 360 गुणे 40 कर लीजिएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करिए, यहां से 0 से 0 कट जाएगा आपका। 36 36 पांचे कितना होगा? 125। 50 हो गया। 50 गुणे 40 कहेंगे बेटा कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 2,000 रुपये। ठीक है, कहीं दिखाई दे रहा है? फिर से देखिए, विविध पर मासिक व्यय रुपयों में कितना है? कहेंगे सर ये 2,000 रुपया। फिर से एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ पर 360 डिग्री बराबर 18,000, 1 डिग्री बराबर इतना आ गया। क्लियर है आपका? एक बार हम लोग देख लेते हैं कहीं डाटा तो नहीं हम लोगों ने गलत लिया है। विविध पर व्यय 40 डिग्री है। ठीक है बेटा, कहीं कोई समस्या नहीं, एकदम आपका सही है। इसके आधार पर, इस आंकड़े के आधार पर कहीं ना कहीं वो टाइपिंग मिस्टेक है आपके। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला देखिए, कह रहे भोजन पर मासिक व्यय रुपयों में कितना है? भोजन पर व्यय कितना हो रहा है? तो भोजन पर जो व्यय हो रहा है बेटा, उसका केंद्रीय कोण देख लेंगे कितना है। ठीक है ना, क्लियर है आपका? तो भोजन पर कितना दिया गया? 105 डिग्री दिया गया। कितना दिया गया? भोजन पर जो व्यय है, इसका केंद्रीय कोण कितना है? कहेंगे इसका केंद्रीय कोण बेटा 105 डिग्री है। इसका केंद्रीय कोण कितना है? कहेंगे 105 डिग्री है। ठीक है, तो हम जानते हैं बेटा, फिर पहले वाला ये रूल ध्यान रखिएगा। कैसे करेंगे? 360 डिग्री बराबर कितना है? 18,000। क्लियर है? तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? सिंप्लीफाई करेंगे, यहां से कटा देंगे। तो आप कटाओगे तो आप धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा एक ही। चूंकि क्या है सबसे अच्छा इसका बात ये होती है कि एक ही डाटे के आधार पर लगातार 5 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप कटाइए, यहां से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 पांचे 101 डिग्री बराबर 50 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब यहां से हम बात करें कि केंद्रीय भोजन पर मासिक व्यय कितना है? तो यह आपका 105 डिग्री है। सिंप्लीफाई करिए, 1 डिग्री बराबर 50 रुपया, तो 105 डिग्री बराबर 105 में 50 से गुणा कर दीजिए, आपकी वैल्यू होगी 525। यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, कितनी वैल्यू होगी? 105 गुणे 50 आप करेंगे, ये हो जाएगी 525 के आगे डबल 0, 1 0 बढ़ा दीजिए, आराम से उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे 5,250 रुपया उसका। ठीक है, ये भोजन पर मासिक व्यय है, हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन इजली निकलेगा। मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है? यानी ये पूछ रहा है, ये ज्ञात कीजिए कि जो उसकी मासिक बचत है शिक्षा पर होने वाले खर्च से कितना अधिक है, कितना रुपया अधिक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का जो केंद्रीय कोण दिया गया है उस कोण में डिफरेंस देखेंगे कि यहां पर बचत और मासिक व्यय में डिफरेंस कितने का है। तो हम ये देख रहे हैं बेटा कि जो बचत है वह आपका, उसका केंद्रीय कोण 80 डिग्री है। उसका केंद्रीय कोण कितना है आपका? 80 डिग्री है। ठीक है, और वहां पर जो शिक्षा में व्यय है बेटा, वहां शिक्षा में जो व्यय दिया गया है वह कितना है? 65 डिग्री है। ठीक है, तो अब देख लिया जाए यहां पर ये जो बचत है बेटा, बचत कितना है? तो कहेंगे इसका केंद्रीय कोण बेटा कितना है? 80 डिग्री है। और शिक्षा पर जो व्यय है उसका कितना है? तो कहेंगे सर 65 डिग्री है। ठीक है ना, तो अब दोनों के बीच में क्या है, हम डिग्री के आधार पर ही उत्तर निकाल लेंगे। डिग्री के आधार पर ही उत्तर निकाल लेंगे। तो देखेंगे 80 डिग्री 65 डिग्री से कितना अधिक है? तो
तो आप सीधे वैल्यू निकालिए, तो कहेंगे सर ये 15 डिग्री अधिक है, सही है ना। तो हमें और अलग अलग निकाल करके हिस्से के रूप में नहीं करना है, नहीं तो फिर आप फंस जाएंगे। कारण यहां पर यदि आपसे कहे कि ज्ञात कीजिए कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप एक बार निकालेंगे मासिक बचत कितनी है उसकी, दूसरी बार निकालेंगे शिक्षा पर खर्च उसका कितना है, और दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, तो कैलकुलेशन आपका लंबा हो जाएगा। डायरेक्ट क्या करेंगे, दोनों के बीच के केंद्रीय कोणों का डिफरेंस आप ज्ञात करेंगे। तो दोनों के बीच का केंद्रीय कोण देखें यहां पर कितना है, मासिक बचत का केंद्रीय कोण 80 डिग्री है, जबकि शिक्षा पर व्यय का केंद्रीय कोण कितना है, 65 डिग्री है। तो हमें यह देखना है कि 80 डिग्री 65 डिग्री से कितना अधिक है, और प्रतिशत के आधार पर ही ध्यान देंगे कि प्रतिशत यदि आपको आ रही है तो आप सीधे सीधे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से कि 80 डिग्री 65 डिग्री से कितना अधिक है, तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 15। किससे अधिक है, 65 से अधिक है, तो 65 में फिर से भाग देंगे और 100 से गुणा करिए, फटाफट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां इस तरीके से भी क्या है, प्रतिशत के रूप में निकालना होगा तो इस तरीके से निकालेंगे। और यदि पूछता है राशि के रूप में कितना अधिक है, तब भी आप उसी का डिफरेंस निकालेंगे। कैसे करेंगे, देखें यहां पर ये प्रतिशत क्या है, अधिकता की बात करेंगे, कितना प्रतिशत अधिक है तब निकालना होगा, तो ऐसे कर जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी केस यदि पूछती है यहां पर कि बताइए कि कितना रुपया अधिक है, तो कितना रुपया के लिए क्या करेंगे हम देखें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दोनों में डिफरेंस कितना का है, तो कहेंगे यहां पर जो डिफरेंस है बेटा वह डिफरेंस कितने का है, तो कहेंगे सर ये 15 डिग्री का है। ठीक है, और हम जानते हैं बेटा, ठीक है, कि 360 डिग्री बराबर कितना होता है, तो कहेंगे सर 18,000 दिया गया है। ठीक है ना, तो 1 डिग्री बराबर कितना है, अभी आपने कटाया कि यहां से वैल्यू कितनी आ रही है, ये 50 आ रही है। 1 डिग्री बराबर 50 रुपया हो गया आपका, तो 1 डिग्री बराबर 50 रुपया हो गया, तो 15 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 50 गुणे 15 करेंगे, 15 5 75, 750 रुपया हो जाएगा। यही आपका उत्तर होगा, फटाफट निकालेंगे। तो रुपये में आपने देखा कितना हो गया, 75 डिग्री हो गया। प्रतिशत के रूप में आपने क्या लिखा था, क्योंकि 15/65 गुणे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आपने 15/65 था। ठीक है ना आपको, तो उस तरीके से वैल्यू आप निकालते जाएंगे, कहीं समस्या नहीं आएगी। आगे की तरफ बढ़िए, आगे की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये भी पाई चार्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो पाई चार्ट के क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिस्टम के साथ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है ना, अब यहां पर ये कह रहा है कि यहां पर दिया गया पाई चार्ट एक परिवार के घरेलू व्यय को प्रतिशत के रूप में निरूपित करता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्न संख्या 10 से लेकर 14 के उत्तर दीजिए। जबकि परिवार की कुल मासिक आय कितनी है, ठीक है, 33,650 रुपया। ठीक है, अब यहां पर जो दिया गया है बेटा, ये यहाँ पर व्यय किया हुआ जो पाई चार्ट के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया। यहाँ पर क्या है, ए भोजन पर व्यय है, बी क्या है, घर का किराया है, ठीक है, सी क्या है, मनोरंजन पर व्यय है, डी क्या है, बच्चों की शिक्षा, क्लियर है आपका, ई क्या है, स्वास्थ्य पर है, एफ क्या है, भविष्य निधि है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से देख लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, अगले पर देखा जाए। ठीक है ना, क्लियर है आपका। तो ए क्या है बेटा, कहेंगे सर ये भोजन पर व्यय है, बी क्या है बेटा, बच्चों की शिक्षा पर व्यय है, ठीक है, सी क्या है बेटा, तो हम लोग देख लेते हैं बेटा थोड़ा सा प्रीवियस में जा करके। ठीक है, भोजन पर है, बी क्या है, घर का किराया, सी मनोरंजन, डी बच्चे। ठीक है ना, चलिए सी मनोरंजन, डी बच्चे, बी घर का किराया। ठीक है, बी क्या है बेटा, ये कहेंगे किराया है, ठीक है, सी मनोरंजन पर व्यय है, क्लियर है, ये आपका क्या है, इस शिक्षा पर व्यय है, ई देख लीजिएगा बेटा एक बार, ये स्वास्थ्य सेवा है और ये भविष्य निधि। ठीक है, ये स्वास्थ्य सेवा है, ये स्वास्थ्य पर खर्च है, और ये क्या है, उसकी भविष्य निधि। ठीक है, ये इस तरीके से दिया गया, क्लियर है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना बेटा। चलिए ठीक है,
आगे बढ़ा जाए। अब यहां पर देखें, पूछ रहा है घर का प्रतिमाह किराया कितना है। घर का प्रतिमाह किराया कितना है, कैसे निकालेंगे। किराया दिया गया है बेटा, किराया का यहाँ पर हिस्सेदारी कितनी दी गई है, 18 दी गई है, ठीक है। जबकि टोटल पारिवारिक कुल आय कितनी है बोलिए, ठीक है 33 है ना। तो टोटल आय दिया गया है बेटा वो 33,650 रुपया है। कितना है, 33,650 रुपया, ठीक है ना। तो हम लोग उसी के आधार पर उसकी वैल्यू निकालेंगे। पूछ क्या रहा है, बताइए कि वो किराए पर कितना रुपया खर्च करता है। किराए है ना, मासिक रुपया जो है किराए पर कितना खर्च करता है। तो आप सीधे वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखें यहां पर ये देखें कि टोटल उसका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, उसको इसी के अंदर क्या है, यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है ना। तो आप देखें वास्तव में देखा जाए तो जब यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बेटा, तो हम लोग इजीली क्या करेंगे, इसको याद कर लें ठीक तरीके से, एक बार जोड़ें, देखें कि टोटल कितना है। देखें तो आप जोड़ते जाइए, यहां देखें कितना हो जाएगा, 8 9 17 17 3 20 20 20 3 कितना हो गया, 23 23 और 2 कितना हो गया आपका 25 25 5 30 का 0 हासिल कितना हो गया आपका 25 है ना, 30 का 0 हासिल 3 हो गया, ठीक है। 3 1 4 4 4 4 2 6 हो जाएगा, 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 हो गया, ठीक है ना। यानी ये पूरा मामला क्या है आपका परसेंटेज के रूप में दिया गया है। तो ये आपका 18% है, ये आपका 9% है, ये क्या आपका 23% है, ये 13% है, ये 12% है और ये 25% है, ठीक है ना। अब आराम से इसकी वैल्यू निकालते हैं, जिसका जिसका पूछेगा आप निकालते जाएंगे, हो जाएगा आपका। चलिए पहला देखिए, करें कि 18% किराए पर व्यय किया जाता है, तो किराए पर कितना व्यय करता है, तो 33,600 ना किराए पर व्यय, घर पर का व्यय कितना हो जाएगा, सीधे आप निकालोगे 33,000, ठीक है 650 का 18% निकाल लीजिए, वैल्यू निकल जाएगी आपकी, कहेंगे एकदम निकल जाएगा। सिंप्लीफाई करिए, यहाँ से 0 से 0 कट जा लीजिएगा, ठीक है ना। अब छोड़ते जाइए, देखिए कितना होगा ये, ठीक है 5 से कटाइए तो कहेंगे 5 दूना 10 हो गया। यहाँ पर सिंप्लीफाई करिए, ठीक है 5 6 30, 3 और 6 36, 5 7 35 हो जाएगा, 1 और 5 कितना हो गया 15, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है। 18 से गुणा कर लीजिए इसमें, ठीक। तो 2 से भी कटाओगे तो कितना होगा, 2 9 18, ये भी हो जाएगा, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 7 63 63 और 2 65 का 5 हासिल हो गया 6, और 9 6 का 54 54 और 6 कितना हो जाएगा 60, 6,057 रुपया, 6,057 रुपया आ रहा है बेटा। विकल्प नंबर सी पर है, विकल्प नंबर सी पर। तो आपको क्या करना है, ये परसेंटेज में दिया गया पूरा का पूरा, उसी के आधार पर आप बढ़ते जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, बताइए भविष्य निधि के रूप में बचत, कटौती और घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद परिवार की सकल मासिक आय बचती है, ठीक है। यानी हम पूछ क्या रहा है, दो चीजें कह रहे हैं कि भविष्य निधि के रूप में, ठीक है, बचत, कटौती और घर के किराए की राशि के भुगतान के बाद परिवार की सकल मासिक आय कितनी बचती है, ठीक है ना। तो हम लोग यहां से बात करें बेटा, ठीक है, बचत का प्रतिशत कितना है 12% और किराए का कितना है 18%, ठीक है। तो हम बात करें यहां पर बचत कितना है बेटा, कहेंगे सर 12% है, और ये किराए पर कितना है, तो कहें सर जो किराया दिया गया है वह कितना है यहाँ पर 18% है, सही है। हम इन दोनों को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये हो गया आपका 30%, कितना हो गया 30% हो गया। तो अब इसको छोड़ दिया जाए बेटा, तो बाकी बचेगा कितना, बाकी बचेगा कितना, तो कहेंगे सर जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 70%। कितना बचेगा, कहेंगे जब शेष राशि हो जाएगी, बचत कितनी हो जाएगी, बचत उसकी हो गई बेटा 70%, ठीक है। अन्य खर्च क्लियर है आपका। तो सकल मासिक आय बचती कितनी है, तो सकल मासिक आय कितनी बचेगी, तो कहेंगे 70% बचेगी। तो 70% कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि 33%, 33,650 दिया गया है, इसका 70% आराम से निकाल लीजिए, 0 से 0 कटाएंगे, 0 से 0, 5 है ना, 7 5 35 का 5 हासिल 3 हो गया, 7 6 42 42 42 और 3 कितना हो जाएगा 42, 3 45 का 5 हासिल 4 हो गया, ठीक है। 7 तिहाई 21, 4 25 के 5 हासिल 2 हो गया, यहाँ से 7 तिहाई 21 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से वैल्यू निकाल लेंगे, 23,555, 23,555 क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए।
अगले की तरफ बढ़ा जाए। भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत कितनी होगी, भविष्य निधि के रूप में वार्षिक बचत कितनी होगी बेटा, ठीक है। तो हम जानते हैं भविष्य निधि के रूप में कितनी वार्षिक बचत हो जाएगी, निकल जाएगा। वो कितना दिया गया है, भविष्य निधि वास्तव में कितना दिया गया है, तो कहेंगे सर ये तो 12% है। आप निकाल लीजिए सर, यहाँ पर 12% दिया हुआ है, तो बचत कितनी हो जाएगी, तो आप 33,650 का 12% आप एकदम सिंप्लीफाई करो, निकालिए कितनी हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 कटा लिया आपने तो एकदम कट जाएगा, ठीक है। आप इससे गुणा कर दीजिए, 12 25 60 का 0, हासिल कितना हो गया 6, 12 6 72, 72 6 78 का 8 हो गया, हासिल कितना हो गया 7 हो जाएगा। यहाँ से 12 3 36, 36 और 7 कितना होगा, 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 का 3, हासिल 4 हो गया आपका। 12 3 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। बटा आपका 10 था, यहाँ से आप 0 से 0 कटा लीजिएगा, 4038 रुपया कितना हो जाएगा 4038। फिर से एक बार देख लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है। भविष्य निधि के रूप में कितना है बेटा, भविष्य निधि देखिए कहीं इधर तो नहीं गलत है आपका, ठीक है। आप देख लेंगे बेटा प्रीवियस पेयर है ना, भविष्य निधि कितनी है बेटा, तो ये 12% है, राइट है। चलिए आगे बढ़ लिया जाए यहाँ से। 33,650 का 12% आप निकालिए, कहीं कैलकुलेशन यहाँ तो गलत नहीं है, ठीक है। 33,650 33,650 का 12% निकाल लो, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ से, देखिए 4 3 12, 4 25 से 100 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पर भाग दे दीजिए, तो यहाँ पर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 25 करें 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 और 8 कितना होता है 33, 8 और 6 25 3 75, 25 3 75, ठीक है। आपका 86 में से 75 घटा लीजिए, 11 बच गया आपका, 1 1 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 1 5 हो जाएगा। तो 25 चौका 100 हो जाएगा आपका, 25 6 का 150 हो जाएगा आपका। सिंप्लीफाई करिए यहाँ से, कहेंगे 3 6 18, ठीक है। 3 6 18 के 8, हासिल कितना हो गया 1 हो जाएगा बेटा, ठीक है। 3 6 18, 8 हासिल 1, 3 चौके 12, 1 13 के 3 हासिल 1, कहीं गड़बड़ आ रहा है बेटा, एक बार देख लिया जाए फिर से। 25 के ने 25 हो गया, 25 और 8 33, 8 और 6 86, 25 3 75, ठीक है। 75 और 11 बच गया आपका, 1 1 5 बच गया आपका, 25 चौके 100 हो गया, 25 6 का 150, 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 चौके 12, 12 1 13 के 3 हासिल 1, 13 3 39 40, 4038 ही आ रहा है, 4038 ही आ रहा है, ठीक है। चलिए तो ये बचत कितनी होगी 4038, इतना ही होगी बेटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना हम लोग ध्यान रखते हैं। आगे बढ़ा जाए आपका, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। 4038 आएगा बेटा, ठीक है ना, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट देखा जाए, क्रय परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर प्रतिमाह व्यय की जाने वाली राशि, परिवार द्वारा भोजन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर प्रतिमाह व्यय की जाने वाली राशि ज्ञात करिए। तो आप देखेंगे भोजन पर कितना व्यय होता है, मनोरंजन पर कितना होता है, फटाफट क्या है एकदम देखें, प्रीवियस पर जाकर के आराम से क्या है उत्तर देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर देखें मनोरंजन पर कितना हो रहा है, तो कहें 9% हो रहा है, भोजन पर कितना हो रहा है 25% हो रहा है, 25 और 9 कितना हो जाएगा 36, 25 और 9 कितना हो जाएगा 36, ठीक है, ठीक है। तो भोजन पर कितना हो रहा है, ध्यान रखिए 25% हो रहा है, 25% हो रहा है। यहाँ पर मनोरंजन पर कितना हो रहा है, ठीक है 9% हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया, तो कहेंगे 36% हो रहा है, ठीक है ना। आप सिंप्लीफाई करिए, है ना, दोनों पर खर्च यानी भोजन प्लस मनोरंजन, मनोरंजन पर टोटल खर्च कितना हो जाएगा, मनोरंजन पर टोटल खर्च हो रहा है बेटा, कहेंगे 36,000 कितना है 350 रुपया है, इसका आप सीधे निकाल लेंगे, इस पर कितना है कहेंगे 36% है, 36% है, यानी 36/100 निकाल लिया जाए, कितना हो जाएगा 36/100, ठीक है। दोनों पर एक बार जोड़ लेंगे, 25 और 9 कितना हो जाएगा, 25 और 9 क्या है आपका, ये 34% है बेटा, कितना हो जाएगा 34%, सही है। तो अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे,
34%। आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से 0 हो जाएगा, कट जाएगा आपका, ठीक है ना। आप चाहें तो कटा लीजिए, 2 से भी कटाइए, 2 है ना आपका, 17 दूना 34, 2 5 10, 5 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। 5 7 35, 1 हो जाएगा है ना, कितना हो जाएगा, 1 और 3 13 हो गया, ठीक है। 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 और 7 कितना, 5 7 35। क्लियर है आपका। सबका गुणा कर लीजिए, 727 गुणे 17, 727 गुणे 17 वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सीधे हो जाएगी यहाँ पर 11,441 रुपया, ठीक है। सिंप्लीफाई हो रहा है आपका, आराम से ये वैल्यू आपकी आएगी, विकल्प नंबर बी हो जाएगा, विकल्प नंबर बी, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन पर बढ़िए आप। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करे यदि परिवार में बच्चे ना होते तो भविष्य निधि को सम्मिलित करके प्रतिमाह परिवार की बचत राशि क्या होती, ठीक है। बच्चे ना होते तो भविष्य निधि को सम्मिलित करके परिवार की बचत क्या होती, ठीक है। तो परिवार की बचत पूछ रहा है शामिल करके, किसकी, भविष्य निधि को शामिल करके, बच्चे ना होते तब, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। तो आखिर ये बच्चे ना होते तो इसका मतलब क्या है, बच्चों की जो शिक्षा पर खर्च हो रहा था वो खर्च क्या होता, बच जाता, वह खर्च क्या हो जाता, बच जाता। तो हम दोनों को जोड़ लेंगे बेटा, शिक्षा पर कितना हो रहा है, 23% हो रहा है और ये 12% है ना। तो 23% प्लस क्या करते, ये 12% जोड़ लेते तो वैल्यू कितनी होती है, तो कहते कि सर ये 36% हो जाती, कितनी हो जाती है यहाँ पर, सर 3 2 5 हो गया, यहाँ पर 35% हो जाती। अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते थे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये राशि कितनी हो जाएगी, कहेंगे सर 36,350 रुपया है और इसका 35% आप वैल्यू निकाल लीजिए, सिंप्लीफाई करिए, 0 से 0 कट जाएगा बेटा आपका, तो कहेंगे एकदम कट जाएगा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा तो कहेंगे 5 7 35 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो गया 10। ये सारी चीजें दशमलव में आएगी, यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करते जाएंगे, कितना होगा, 2 1 2, 1 बच गया, 2 8 16 हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर कितना बच गया, फिर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 7 14.5 गुणा कर लीजिए फिर इससे 7 से, 7 5 35 का 5 हाथ से 3, ठीक है। 7 7 49 और 1 50, 2 52 का 2, वैल्यू कितनी आ गई 5, 7 के में 7 5 12 का 2, हासिल 1 हो जाएगा यहाँ से, 7 8 56, 1 57 के साथ हासिल 5 हो जाएगा आपका, 7 के में 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये उसकी टोटल की टोटल क्या होती, यह उसकी सेविंग हो जाती, कितना, ठीक है, 12,722 रुपया 50 पैसा, 12,722 रुपया कितना हो जाता है 50 रुपया, ठीक है। क्लियर है आपका। तो यहां से इसका उत्तर आप निकालते चले जाते, ठीक है ना, क्लियर है। तो आराम से आप उत्तर निकालते जाएंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी, टेक्निकल, ठीक है। तो ये सारी चीजों को देखते जाएंगे, आगे बढ़ा जाए। अगला देखेंगे, ये अगला पाई चार्ट भी इसी के आधार पर देखें, यहाँ पर ये पूरा पाई चार्ट क्या आपका परसेंटेज पर आधारित है, ये भी क्या है पूरा परसेंटेज पर आधारित। कह रहा है यहाँ पर कि एक किताब की छपाई के लिए जो लागत मूल्य है उसका 35% क्या है, यहाँ पर देखें लाभ हो जाता है, छपाई का लाभ कितना है 35%, कागज की लागत कितनी है तो कहेंगे 10% है, विविध पर व्यय कितना है 4%, रॉयल्टी कितनी जाती है 15%, विज्ञापन पर व्यय कितना है उसका 18%, जिल्दसाजी पर व्यय कितना और कटाई पर कितना है आपका 18%। क्लियर है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, उसके व्यय को इसी के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है। अब इसके प्रदर्शन के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का हम लोग एक एक करके उत्तर निकालेंगे। ये सारी की सारी चीजें क्या है परसेंटेज के रूप में दी गई है बेटा। पहले क्वेश्चन पर चलिए, पहले क्वेश्चन पर करे कागज की लागत के त्रिज्य खंड के केंद्रीय कोण का माप ज्ञात करें। कागज की लागत का ना त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना है, ठीक है। अभी जस्ट आप देखिए कि यहाँ इसके जस्ट पहले क्या दिया गया, कागज की लागत का परसेंटेज दिया गया होगा और परसेंटेज के आधार पर केंद्रीय कोण में आप परिवर्तन इजीली कर सकते हो, ठीक है। कागज की लागत कितनी है आपकी, तो कहेंगे सर ये 10% है, कितना है 10% है। अब इसका केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको ये बताया था कि 1% बराबर कितना होता है, कहते हैं 3.6 डिग्री होता है। क्लियर है ना आपका, क्लियर है यहाँ से। तो हम 10% की जब बात करेंगे तो 10% बराबर क्या होगा 3.6 गुणे 10 कर लीजिए, वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहेंगे यार 36 डिग्री हो जाएगी। कितनी आ जाएगी 36 डिग्री आ जाएगी, हो जाएगा आपका। तो यहाँ देख लेंगे फटाफट ये उत्तर आपका निकल रहा होगा यहाँ से। तो आप उसकी वैल्यू क्या लगा सकते हैं 36 डिग्री, 36 डिग्री, ठीक है 36 डिग्री। तो इसलिए वैल्यू आपकी 36 डिग्री हो जाएगी यहाँ से। क्यों, क्योंकि इसका केंद्रीय कोण हम लोग कागज की लागत के परसेंटेज के आधार पर चेंज कर रहे हैं। 10% दिया हुआ है, 1% बराबर 3.6 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उसी तरीके से हम 10% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 10 × 3.6 निकाला आपने, वैल्यू 36 डिग्री के बराबर।
आगे चलिए नेक्स्ट बढ़ते जाइए, फटाफट क्या करेंगे आप, उसी के आधार पर उत्तर निकलता जाएगा। यदि छपाई का व्यय 17,500 है तो निम्न रॉयल्टी कितनी देनी होगी। क्लियर है आपका। अब छपाई का व्यय कितना कह रहा है बेटा, 17,500, लेकिन परसेंटेज में कितना दिया हुआ है। ठीक है, हमें दोनों को देखना है, रॉयल्टी भी आपको देनी है। तो आप यहां पर ये देखेंगे कि वास्तव में देखा जाए तो फिर जो आपके सामने ये दिया गया है कि रॉयल्टी कितनी है, तो कहेंगे सर ये 15 है। ठीक है, छपाई पर व्यय कितना है आपका, तो कहेंगे छपाई पर पूरा व्यय कितना है, 35% है, यही ना आपका। तो अब यही पर देख रहा है कि इसकी वैल्यू आपकी दी गई है, किसकी, छपाई पर जो पूरा व्यय दिया गया है वो 35% दिया गया और पूछ रहा है रॉयल्टी का, तो उसी के आधार पर आप उसकी वैल्यू भी फटाफट निकालते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर छपाई पर व्यय कितना है बेटा, तो कहेंगे ये 35% है यहाँ पर। ठीक है, रॉयल्टी कितना है, तो कहा कि 15% है। तो अब उसी के आधार पर आप निकालेंगे, कैसे देखिए। ठीक है, कि 35% बराबर कितना हो गया, तो कहेंगे 17,500 है बेटा। ठीक है, तो 1% बराबर क्या होगा, निकल जाएगा। 17,500 को सीधे किससे भाग दोगे, 35 से भाग दोगे, तो 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी, निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि यही आपकी रॉयल्टी है। क्या है, यही रॉयल्टी का परसेंटेज है। आप सिंप्लीफाई करिए, 17,500 बेटा 35 इंटू आपने क्या लिखा, 15 लिखा। ठीक है, सिंप्लीफाई करिए एकदम आराम से। क्या करेंगे, 5 से कटा दिया, 5 3 15, 5 7 35, 7 से भाग देंगे कटेगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 5 35, 25 हो गया। ठीक, अब यार डबल जीरो तो रहेगा ही। ठीक है, 25 3 75 कर लिए, वैल्यू कितनी आएगी, 7,500 आ रही है। क्लियर है, तो कहीं आ रहा है उत्तर आपका, तो कहेंगे एकदम उत्तर आ रहा है, विकल्प नंबर बी के रूप में है। फटाफट आप उत्तर निकालेंगे, यहां से उत्तर निकल जाएगा। सही है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए फटाफट। ठीक है, तो इसके आधार पर आप उत्तर निकालते जाएंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चले अब आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़िए। देखें अगला क्वेश्चन आपके सामने ये कर रहा है, यदि विविध व्यय 6,000 रुपया हो तो रॉयल्टी से जिल्दसाजी तथा कटाई के लिए व्यय कितना अधिक होगा। करे विविध व्यय कितना है बेटा, 6,000 है। विविध व्यय कितना है आपका, 6,000 दिया गया है। ठीक है, यानी जो एक्स्ट्रा व्यय हो रहा है वो 6,000 रुपया है। पूरा आगे पूछ रहा है कि रॉयल्टी से जिल्दसाजी तथा कटाई के लिए व्यय कितना अधिक है। तो हमें तीनों का वास्तव में देखा जाए तो पहले क्या करना होगा, परसेंटेज ध्यान रखना होगा। तीनों का यदि परसेंटेज तुमको मालूम है बेटा तो फटाफट आप उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, विविध व्यय का परसेंटेज सबसे पहले आप देखेंगे कि विविध व्यय का परसेंटेज कितना है। ठीक है ना, तो वहीं से आप उसकी वैल्यू निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि विविध व्यय का परसेंटेज कितना दिया गया है, तो ये कहेंगे विविध व्यय का व्यय सर क्या है आपका, 4% दिया गया। क्लियर है, इसमें कोई समस्या इसमें नहीं है। तो 4% बराबर कितना हो गया, कहेंगे सर 6,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर यहाँ पर सीधे कटाना है। ठीक है, कहेंगे 15 चौका 60 कितना हो जाएगा, 1% बराबर 1,500 रुपया। कोई समस्या इसमें नहीं, इजली हो गया आपका। अब ये पूछ रहा है बेटा आगे कि रॉयल्टी से जिल्दसाजी और कटाई के लिए व्यय कितना अधिक होगा। अब देखिए जानते हैं हम लोग क्या है यहाँ से बेटा कि जो रॉयल्टी दी गई है वो 15% है और जिल्दसाजी और कटाई के लिए जो दिया गया वो 18% है। ठीक है, रॉयल्टी को आप 15% देते हो और यहाँ पर जिल्दसाजी और कटाई को कितना देते हो, 18%। तो ये वास्तव में कितना अधिक है, तो आप देख करके बता सकते हैं कि इन दोनों में से क्या है, यह आपकी जिल्दसाजी का जो व्यय है वह कितना है, 3% अधिक है। आप उसको ऐसे भी कर सकते हो, 18% माइनस 15% बराबर कितना हो गया, कहेंगे 3%। आप सिंपल करिए बेटा, 1% की वैल्यू 1,500 है तो 3% की वैल्यू 1,500 का 3 गुना कर दोगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7,500 रुपया हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 7,500 रुपया, 7,500 रुपया हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब देखें प्रोसेस आपकी यही होगी, ध्यान रखेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि 1 का परसेंटेज दिया गया है बेटा,
तो उसके आधार पर आप क्या है यूनिट का परसेंटेज निकाल लेंगे, इकाई का प्रतिशत निकल जाएगा। और यदि इकाई का निकल गया तो आराम से क्या करेंगे, चाहे जिसकी भी वैल्यू पूछी जा रही है उसकी वैल्यू आप निकालते चले जाएंगे। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े बेटा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपका 18वां कि विज्ञापन के लिए व्यय के लिए केंद्रीय कोण से, विज्ञापन के लिए व्यय का केंद्रीय कोण से छपाई के लिए व्यय का केंद्रीय कोण निम्न में से है ना, निम्न अधिक है, यानी कितना अधिक है, निम्न विकल्पों में से छांट करके उत्तर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कहना प्रतिशत में दिया गया केंद्रीय कोण जब पूछे कितना अधिक है तो दोनों के बीच का डिफरेंस आप निकाल लेंगे। तो हम देखते हैं कि विज्ञापन के लिए जो व्यय जा रहा है बेटा उसका प्रतिशत कितना है आपका 18% है, और छपाई के लिए जो व्यय है उसका कितना है 35% है। यानी 18% और 35% का सबसे पहले आप डिफरेंस निकालिए, पहले डिफरेंस निकालिए और जो डिफरेंस आता है आप उसको एंगल में चेंज कर लीजिए। जब कटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 और 35 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 17 डिग्री आएगा। कितना आएगा 17% आ गया। और हम जानते हैं बेटा ठीक है ये डिफरेंस 17% आएगा, और 1% की वैल्यू मैंने जस्ट आपको लिखवाई भी है 3.6 डिग्री होती है। तो आप 17 की वैल्यू क्या निकाल लेंगे यहाँ से, 17% बराबर कितना होगा 17 6 के 100 ना, 3.6 को आप 17 से गुना कर दीजिए बेटा, फटाफट उत्तर निकालिए। 17 6 का 102 हासिल कितना हुआ 10, 17 3 51, 51 और 10 कितना हो गया 61, 61.2 डिग्री। क्लियर है आपका, ये फटाफट आप उत्तर निकालते जाएंगे, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आ रहा है समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ये देखिए कागज है, ये क्या है आपका करेक्ट कागज है। कागज की लागत और छपाई के व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, कागज की लागत छपाई के व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है। और कागज की लागत कितनी है बेटा, कागज की लागत 10% है और छपाई का व्यय कितना है, तो कहेंगे यहाँ पर ये 10% है बेटा, और छपाई पर व्यय कितना है 35% है। बोलिए ठीक है, अब इजिली आप निकाल लेंगे, निकल जाएगा। लगभग पूछा गया, कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे है ना, क्योंकि जैसे आप क्या है कंप्लीट वैल्यू निकालेंगे तो डेसिमल में आएगा ही है। कैसे, तो सिंप्लीफाई करें कि कागज की लागत का व्यय 10%, 35% का कितना प्रतिशत है 10% बेटा, 35% का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी 10/35 गुणे कितना हो गया 100। सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो कटाओगे तो कितना होगा, तो कहेंगे सर 5 गुना 10 5 7 35, 2/7 गुणे 100 आ रहा है। ठीक है, और 1/7 की वैल्यू हम लोग मालूम है कितना होती है बेटा, बोलिए। ठीक है, 14 सही 2/7 होती है ना आपका। 1/7 की वैल्यू कितनी है 14 सही 2/7%। अब 14 को 2 से गुणा करोगे तो 28 आएगा ही बेटा, सिंपल कर सकते हो 28.6%। लेकिन उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, अपडेट करिए अपने आप को, आराम से वैल्यू है ना आपका सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा, तो कहेंगे इसको सीधे 2 से गुणा कर लेते हैं तो 14 7 कितना होगा 14 दूना 28। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो ये हो गया 28 सही 4/7%। ठीक है, कहीं आ रहा है, कहेंगे हाँ सर यही आ रहा है, ये हो जाएगी वैल्यू आप। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। 19 आपका क्वेश्चन हो गया, 20वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्या है यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को, और 2D है ना आपका 2D मैंने क्या बताया आपको, पाई चार्ट बताया था। पाई चार्ट में 2 टाइप के फिगर आते हैं, सिंगल फिगर और डबल फिगर। तो कल हम लोग डबल फिगर वाले और इसके और भी सिंगल फिगर के कुछ क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद चीजों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।